different type of expenditure and also earn different income. Okay. So स्टूडेंट, जब हम लोग कोई डिपार्टमेंटल वाइज करते हैं तो मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अर्न करता है कि नहीं प्रॉफिट or a loss. For that we have to prepare a final account or as per the departmental final accounting system. Now student, now listen, when there are a number of department, it is necessary to ascertain the profit or loss of each department, because if you are not knowing which department is making profit or which department is making loss, तो मे बी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो फुल लॉस हो रहा है और उसकी वजह से होल कंपनी सफर कर रही है, तो बेटर टू क्लोज डाउन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. बट ये इंफॉर्मेशन तुम्हें कब पता चलेगा? जब ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग तुमने डिफरेंट किया होगा. तो जब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता है तो ऑब्वियसली जो तुम लोग फुल एक ही सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम करते थे, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट वाइज होगा एंड दैट वो डिपार्टमेंट वाइज का कंसोलिडेटेड फाइनल अकाउंट बनता है. जो बैलेंस शीट होता है स्टूडेंट, वो ऑलवेज कंबाइन होता है, बट योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, बिकॉज द कंपनी अपना अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अर्निंग करती है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अर्न करती है, उसके लिए हम लोग P&L अकाउंट एंड योर ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल वाइज करते हैं. बट एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट हर एक कंपनी का असेट्स, कंपनी का डिपार्टमेंटल वाइज असेट सेम कॉमन होता है एंड लायबिलिटीज ऑलवेज कॉमन होता है. कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अगर लायबिलिटी है तो वो कंपनी को ही सफर करना है, वो सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं देखेगा, वो फुल कंपनी देखती है. कोई असेट्स है तो कंपनी की फुल कंपनी के लिए असेट्स है, सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए असेट्स नहीं है. बट एक्सपेंडिचर इनकम से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, उसके लिए ऑलवेज ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर एंड योर इनकम क्लासिफाइड किया जाता है डिपार्टमेंटल वाइज, जस्ट टू नो which department is making profit and which department is loss making. If any department making a loss or a major loss, then maybe organization decision ले सकते हैं कि वो डिपार्टमेंट में क्लोज डाउन करो. Now as per your departmental accounting, तुम्हें क्या पता चल, तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज करना है. तुमने एक कॉस्ट अकाउंटिंग में, श्रद्धा मैम ने तुम्हें एक चैप्टर सिखाया होगा, दैट इज कॉस्ट अलोकेशन. सिखाया वो चैप्टर. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जब कोई डिपार्टमेंट होता है, दैट नाउ अगेन डिपार्टमेंट डिफरेंट वे हो सकता है, आइदर एरिया वाइज हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, इन बिजनेस वाइज हो सकता है, डिपेंड. अगर जैसे कि मैं बोलती हूँ पार्ले जी, तो पार्ले जी प्रोडक्ट वाइज भी डिवाइडेड है एंड योर जोग्राफिकल एरिया वाइज पे. जैसे कि पार्ले फैक्ट्री अगर मुंबई में है, हैदराबाद में है, गुजरात में, ईच एंड एवरी प्लेस पे अगेन दैट मुंबई का डिपार्टमेंट भी उनका पार्ट है, बिस्किट का अलग, वेफर्स का अलग, चॉकलेट्स का अलग. तो डिपेंड करता है ईच एंड एवरी कंपनी. ना वो पर्टिकुलर पार्ले जी को मुंबई का जब वो अकाउंट बनाएंगे तो अगेन उसमें भी 3 डिपार्टमेंट बनेगा. ऑब्वियसली दैट होल पार्ले जी जो अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते, इट कंसिस्ट ऑल ओवर इंडिया की उनकी जितने भी कंपनीज है उनका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, तुमने जो कॉस्ट अलोकेशन किया है, कॉस्ट अलोकेशन करके एक चैप्टर है तुम्हारा इन योर कॉस्ट अकाउंटिंग, तो तुमने डिवाइड किया होगा. अब मुझे बहुत सारा एक्सपेंडिचर मुझे पता है, जितना मैंने सेल किया उतना, अगर मैंने डिपार्टमेंट ए ने सेल किया तो यू विल पुट दैट अमाउंट इन डिपार्टमेंट ए. परचेज डिपार्टमेंट ए ने किया है तो यू विल पुट दैट परचेज इन डिपार्टमेंट ए. बट इन केस मेरा एक बिल्डिंग है, दैट बिल्डिंग एक कॉमन बिल्डिंग है, वहां पे ही एक फर्स्ट फ्लोर पे मेरा बिस्किट का काम चलता है, सेकंड फ्लोर पे मेरा वेफर्स का डिपार्टमेंट है, थर्ड फ्लोर पे मेरा चॉकलेट का डिपार्टमेंट है. एंड जो मैं रेंट पे कर रही हूँ स्टूडेंट, वो रेंट होल बिल्डिंग का साथ में पे कर रही हूँ. तो वो अलॉ एक्सपेंडिचर तो फुल बिल्डिंग तीनों डिपार्टमेंट यूज कर रही है, तो वो जो मैं रेंट पेमेंट का एक्सपेंडिचर है वो मुझे डिवाइड करना पड़ता है. तो मैं किसके वाइज करूंगी? ऑब्वियस द फ्लोर वाइज, या फ्लोर का जितना एरिया जितना यूज कर रहे हैं, कितना फ्लोर कौन सा डिपार्टमेंट यूज करता है, आइदर दैट फ्लोर वाइज या तो फिर एरिया वाइज वो रेंट डिवाइड होता है. याद आ रहा है कुछ ऐसे किया है तुमने? रेंट होता है तो वो एरिया वाइज डिवाइड होता है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हो सकते हैं, या तो फिर हम अज्यूम Yes, करते miss.
हाँ, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स ज्यादा होगा, तुम कभी कभी एरिया वाइज भी करते हैं। तो वो जो किया है ना वो सेम है, वहां पे तुमने सिर्फ क्या किया है स्टूडेंट, ये रेशियो वाइज उसको क्लासिफिकेशन किया था, करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, तुम उसके बेस पे फुल फ्लैश फाइनल अकाउंट बनाते हो। एज योर एग्जाम इज नियर बाय एंड एग्जाम में एमसीक्यूज है, तो इसमें तुम्हें मेजर क्वेश्चन स्टूडेंट की डिवीजन करना ही रहेगा। आज मेरे लेक्चर के बाद है ना राहुल सर का लेक्चर है, राहुल सर विल प्रोवाइड एमसीक्यूज ऑफ योर कॉस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो प्लीज सेकंड लेक्चर अटेंड करना। सर ट्राई करेंगे कि दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाए, मेरे सब्जेक्ट का भी सर देंगे। सर के देने के बाद आई विल अगेन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एमसीक्यूज इन योर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो पहले आज ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद तुम्हें हर एक चैप्टर वाइज राहुल सर तुम्हें जो क्वेश्चन बैंक देंगे, दैट इज योर क्वेश्चन बैंक। 100% क्वेश्चंस उसमें से आएगा वो जरूरी नहीं है, बट मेजर क्वेश्चंस विल बी सिमिलर टू दैट क्वेश्चन बैंक। और ईच एंड एवरी टीचर्स तुम्हें देंगे वो क्वेश्चन बैंक, बहुत अच्छे से करना इफ यू वांट टू स्कोर हाई, बिकॉज ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट एग्जाम है जो ऑनलाइन होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम तुम्हारा एग्जाम क्या होने वाला है, ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? सर नो सर, बीच में कभी मेरा आवाज बंद हो जाता है या स्क्रीन बंद हो जाता है तो प्लीज माइक ऑफ, माइक अनम्यूट करके बोलना, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट बॉक्स। नाउ लिसन, तो बिफोर स्टार्टिंग विद योर ये रेशियो, ये तुमने बहुत बार पढ़ा है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, कि ये एक टेबल तुम याद रखो, बिकॉज इसके बेस पे ना बहुत सारे तुम्हारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। इवन यू कैन डिवाइड दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस और इनकम ऑन अ perfect way. Fright inward, I hope you all know the what is the fright inward, या carriage inward है, या carriage on octroid और inward है। inward का मतलब ही होता है कि हम कुछ इन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो जो डिपार्टमेंट ने जितना परचेज, अब मैंने ना एक साथ जो मुझे रॉ मटेरियल लग रहा था फॉर बिस्किट या वेफर्स और ये चॉकलेट, जैसे कि शुगर है, तीनों में कॉमन यूज होता है, वेफर्स में नहीं होता है, बट मे बी कैरेमल है तो उसमें भी शुगर यूज होने वाला है। तो मैंने एक शुगर का जो था अमाउंट वो मैंने कॉमन इंपोर्ट करवाया। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जितना जितना वो शुगर यूज हुआ होगा वो रेशियो वाइज वो फ्राइड, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्टेशन तो एक ही बार पे किया है, बट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में वो परचेज जा रहा है, तो वी विल डिवाइड दैट एक्सपेंडिचर एज ऑन द बेसिस ऑफ purchase of each department. Rent, taxes and repairs of building obviously the area wise होगा, जितना ज्यादा एरिया डिपार्टमेंट यूज करेगा उतना ज्यादा वो डिपार्टमेंट को रेंट पे करना पड़ेगा। लाइटिंग, यहाँ पे लाइटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर। बहुत बार तुम्हें है ना हर एक पर्टिकुलर फ्लोर का या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ पॉइंट्स पता होते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैंने एक स्विच है, पर्टिकुलर एक स्विच मतलब 1 पॉइंट, एक पॉइंट है उसके साथ प्लग पॉइंट है तो 1.5 पॉइंट, वैसे वो लोग ने ऑलवेज पॉइंट डिवाइडेड किया होता है। बट इन केस कोई कंपनी ने अपना पॉइंट डिवाइड नहीं किया है तो तुम अगेन फ्लोर एरिया वाइज क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। पावर, लाइटिंग, हॉर्स पावर ऑफ इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन ईच डिपार्टमेंट, जितनी भी इक्विपमेंट ज्यादा यूज किए होंगे वहां पे पावर ज्यादा यूज होंगे। जैसे कि आर्स पावर क्या मतलब क्या होता है, जो जितना हैवी मशीन यूज करता है उतना ज्यादा वहां पे पावर यूज होता है। अब मेरे अगर मैं एरिया या पॉइंट वाइज डिवाइड करूं, बट मेरी ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक भी मशीन नहीं है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे सिर्फ पैकिंग का काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली जहाँ पे मैंने मशीन इंक्लूड किया है वो उसके कंपेयर में मेरा पावर कम यूज होने वाला है। तो हॉर्स पावर ऑफ इक्विपमेंट जहाँ पे ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इक्विपमेंट क्वेश्चन में दिया होगा, उसकी बेस पे वो डिवाइड होता है। डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स, अगर क्वेश्चन में असेट्स मतलब ए डिपार्टमेंट का कितना असेट्स है, बी डिपार्टमेंट का कितना असेट्स है, तो जितना ज्यादा असेट्स होगा उतना ज्यादा वो वहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इंश्योरेंस, असेट्स का होता है, स्टॉक का होता है, वर्कमैन कंपनसेशन का होता है। असेट्स तो ऑब्वियसली असेट्स के वाइज होगा, स्टॉक अगेन स्टॉक जितना जितना डिपार्टमेंट में जितना स्टॉक होगा उतना इंश्योरेंस डिवाइड होगा। जैसे कि मैं क्या बोलती हूँ, मैं कॉमन एक इंश्योरेंस निकालती हूँ, तो वो कॉमन इंश्योरेंस में क्या हो जाता है, मेरा ए बी सी सारे डिपार्टमेंट में जितना भी स्टॉक होगा वो कवर हो जाए। बट अगर पर्टिकुलर ए डिपार्टमेंट में
90% स्टॉक है, बी में 10 है और सी में कुछ भी नहीं है, तो 9:1 में ही इंश्योरेंस डिवाइड हो, जब बिकॉज सी में कोई स्टॉक ही नहीं है, उसको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो एक्सपेंसेस क्यों बेयर करेगा? उसके लिए वो डिवाइड होता है एज पर दी वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल इन ईच डिपार्टमेंट, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। वर्कमैन कंपनसेशन, जो डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा वर्कर होगा उतना ज्यादा इंश्योरेंस का वो पे करेगा। पे करेगा इन द सेंस क्या होता है, वो डिवाइड होता है जस्ट टू नो दैट पर्टिकुलर वहां पे इतने वर्कर करने के बाद भी वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्रॉफिट मेक कर रहा है कि नहीं। एट द एंड द इंटेंशन ऑफ द अलोकेशन ऑफ एसेट्स क्या होता है कि मुझे डिपार्टमेंटल वाइज मेरी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस पता चले। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सॉरी स्टाफ वेलफेयर, जितने ऑब्वियसली स्टाफ है, वर्ड स्टाफ है, तो जितने वर्कर ज्यादा उतना ज्यादा वेलफेयर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई जो भी है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है पता है? जो तुम्हारी सैलरी होती है या वेजेस पेमेंट होता है, जो जो पर्टिकुलर पर्सन का सैलरी ज्यादा है, बेसिक ज्यादा है, उतना उनको ज्यादा पेमेंट मिलता है। तो ऑब्वियसली द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो सैलरी पे करता है या वेजेस पे करता है उसके वाइज वो डिवाइड होता है। कॉस्ट ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर मतलब वेयर हाउसिंग का जो हम रेंट पे करते हैं या वेयर हाउसिंग का इंश्योरेंस पे करते, कोई भी टाइप का, तो वो जो पर्टिकुलर वेयर हाउसिंग स्टोर डिपार्टमेंट है, तो जो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट ज्यादा मटेरियल कंज्यूम करेगी वो हिसाब से डिवाइड होगा। बिकॉज अगर मुझे ज्यादा मटेरियल रिक्वायर है मतलब मुझे ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो डिपार्टमेंट का जो मटेरियल यूज्ड होता है, कंज्यूम्ड होता है, उसके बेस पे होता है। कंज्यूम कैसे मिलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तुमने लास्ट चैप्टर में किया है। ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉई जितने डिपार्टमेंट में होगी वो हिसाब से होगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑफ वर्कशॉप, जो भी वर्कशॉप है जितने आवर्स ज्यादा होंगे, जितना वहां पे हैवी इक्विपमेंट ज्यादा होगा और जहाँ पे ज्यादा वर्कर वर्क करते वो हिसाब से वो वर्कशॉप का रिपेयर्स होता है। बिकॉज वर्कशॉप क्या होता है जहाँ पे ज्यादा वर्कर वर्क करते हैं। अब पैकिंग करने के लिए ज्यादा वर्कर वर्क नहीं करते, बट जब फैक्ट्री होती है, जैसे कि तुमने अगर पार्ले फैक्ट्री विजिट किया तो जहाँ पे वो प्रोडक्शन होता है वहाँ पे बहुत सारे वर्कर होते हैं, बट एट दी एंड जो पैक करके जाते हैं वहां पे हार्डली 3 to 4 पर्सन होते हैं। तो आवर्स जितना वर्क किया जाता है जो डिपार्टमेंट में, वो हिसाब से वो वर्कशॉप की रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट ऑफ कैंटीन, ऑब्वियसली जितना नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे वो हिसाब से होगा, बिकॉज कैंटीन में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने वर्कर्स ज्यादा होंगे हम अज्यूम करते कि वो ज्यादा कैंटीन में जाते। मेरे डिपार्टमेंट में 10 वर्कर है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में 5 है, तो अगर मैं कम भी जाते, होल 100% भी नहीं जाते, बट डिपार्टमेंट नंबर ऑफ वर्कर मेरे उसमें, तो नंबर ऑफ चांसेस कैंटीन में जाने का मेरे डिपार्टमेंट का होगा। उसके लिए डिवाइड होता है वो एज पर द नंबर ऑफ वर्कर। प्रोडक्शन एंड एनी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कोई भी डिपेंड करता है तुम कौन सा टाइप का एक्सपेंसेस है, और उसके बेस्ड पे ही वो डिपेंड करता है। आइदर वो मटेरियल कंज्यूम के बेस पे जाता है, वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है, मशीन जितना यूज कर सकते, लेबर। अभी जरूरी नहीं कि ये ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस ये हर एक उसमें जाएगा। जो टाइप का एक्सपेंसेस होगा और जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन में अवेलेबल होगी वो हिसाब से डिवाइड करो। जैसे कि क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंडिचर और यहाँ से इसमें से कोई एक या दो ही चीजें अवेलेबल है, तो आइदर तुम मशीन वाइज दे सकते हो या लेबर आवर वाइज, डिपेंड करता है जो क्वेश्चन में दिया होगा वो यूज करोगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज सेल हो रहा है तो आइदर नंबर ऑफ तुम्हारे पास सेल्समैन कितना है, कितना यूनिट सेल हुआ है बाय योर डिपार्टमेंट, कितना सेल्स तुम लोग ने दिखाया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उसके बेस पे वो डिवाइड होता है। अगेन यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये एक्सपेंडिचर को तुम जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, आइदर यूनिट्स दिए होंगे या तो फिर अमाउंट दिया होगा या तो फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सिर्फ स्टोर दिया, सेल्स तो दिया ही नहीं, तो देन तुम स्टोर का अमाउंट रख दो, जितना ज्यादा उसने स्टोर किया उतना ज्यादा वो सेल करेंगे, वो अज्यूम किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंडिचर, अगर ये सारी चीज में पर्टिकुलर नहीं आता है, देन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंडिचर सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट और सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट में जाता है। अगर सेल्स नहीं दिया है तो तुम सैलरीज वाइज जाते हो, और सैलरीज नहीं दिया है तो सेल्स वाइज है। अगर दोनों ही दिया है तो यू विल गो एज अ सैलरी वाइज।
ये टेबल याद रखना स्टूडेंट बहुत जरूरी है, इससे तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग के भी बहुत सारा एमसीक्यू कवर हो जाएगा, कॉस्ट एलोकेशन वाला एज वेल एज डिपार्टमेंटल का भी कॉस्ट एलोकेशन इजी हो जाएगा। वेट, नाउ सी, ये क्वेश्चन में तुम्हें बहुत सारे रेशियोज दिए, APC are the department of a departmental store. Following are the some mutual ratios. सेल्स का डायरेक्टली क्वेश्चन में ऑलरेडी रेशियोज दिया हुआ है और तुम्हें ये एक्सपेंसेस को उसको डिवाइड करना है। तो एडवर्टाइजमेंट हम लोग किसके रेस पे करेंगे, तो ऑब्वियसली सेल्स के रेशियो पे जाएगा, बिकॉज हम अज्यूम करते हैं जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, हाँ सॉरी कोई कुछ बोल रहा था। सॉरी, तो जो एडवर्टाइजमेंट है ऑब्वियसली सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करते हैं एडवर्टाइजमेंट कि मेरा सेल्स इंक्रीज हो, तो हम अज्यूम करते हैं जो कंपनी का ज्यादा सेल्स हुआ है वो कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बेयर करेगी। देन सैलरीज दिया है, तो सैलरीज नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे जाएगा कि सेल्स पे जाएगा, एम्प्लॉय पे जाएगा, बिकॉज सैलरी हम किसको देते हैं, एम्प्लॉय को देते हैं, तो एम्प्लॉय के रेशियो में जाएगा। कैसे मिलता है स्टूडेंट, ये देखो 2400 है, कैसे डिवाइड करोगे, इंटू 3 डिवाइड बाय क्या किया होगा, 2400 इंटू 3 डिवाइड बाय 6। वेरी गुड, ये तीनों का टोटल करके डिवाइड होता है। 800 कैसे आएगा, 2400 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, every time divide by 6 6। ही होगा, 2400 will be divided by 1 divided by 6। तो स्टूडेंट ये तीनों का भी टोटल यही आना चाहिए, अगर तुमने कुछ मिस्टेक किया है तो टोटल करेक्ट आएगा ही नहीं। 1200 प्लस 800 प्लस 400 2400 ही हो रहा है। सैलरी कैसे मिला होगा, 1:1:1 है, तो डायरेक्टली तुम सॉरी 4:3:1 है, तो 4000 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, तो तुम्हें ये अमाउंट मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, 4000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 4000 इंटू 1 डिवाइड बाई 8, तुम्हें ये आंसर्स मिलेंगे। 2000, 1500 एंड 500। नेक्स्ट क्या दिया है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हम क्या होता है स्टूडेंट, बैड डेब्ट्स क्या होता है, डेटर्स जो होते हैं अगर वो पे करने में डिफॉल्ट हो जाता है देन ओनली तुम उसको बोलते हो बैड डेब्ट। नाउ मेरे डेटर्स क्या होते हैं, जब मैं सेल्स करती हूँ और उन्होंने क्रेडिट में सेल किया है, तो वो जो पर्सन फ्यूचर में मुझे पे करने वाला दैट इज नोन एज एन योर डेटर्स। तो स्टूडेंट डेटर्स मेरी सेल्स के थ्रू क्रिएट हुए, कौन सा सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे अगर मुझे क्रेडिट सेल्स का रेशियो नहीं पता है, दैट मींस हम अज्यूम करेंगे सेल्स के हिसाब से, तो जो कंपनी ने ज्यादा सेल किया है वही कंपनी के डेटर्स में भी ज्यादा हो सकता है, उसके लिए वो सेल्स की रेशियो में डिवाइड होता है, जो भी अमाउंट है उसको इंटू 3 डिवाइड बाई 6, देन बी के लिए इंटू 2 डिवाइड बाई 6 एंड सी के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाई 6 ओनली। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अमाउंट डिवाइड करके चेक करके देखो। रेंट, ये तो मैंने अभी बताया, रेंट जो होता है, जो एरिया जितना जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने यूज किया वो एरिया वाइज या स्पेस वाइज रेशियो में होता है। 1:1:1 दैट इज इक्वल रेशियो है। 900 डिवाइड बाई 3, तीनों का 300। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि इसके बेस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए होंगे, ये रेशियोज दिया है, देन ऑप्शन दिए होंगे, ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, या तो फिर बोला डिपार्टमेंट ए का अमाउंट फाइंड आउट करो, देन अमाउंट में ऑप्शन दिए होंगे 1200, 800, 400, 300,
तो तुम्हें वो अमाउंट फाइंड आउट करके टिक करना रहेगा। हाँ, ये वाला जो एग्जाम है स्टूडेंट, वो कोई गूगल फॉर्म से नहीं होगा, वो पर्टिकुलर एक कॉलेज का ऐप है उससे ही होगा। प्लीज थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो अभी से, तुम्हें टाइम टेबल बहुत ही जल्दी मिल जाए। नाउ ये जो हमने ऊपर जो टेबल किया ना स्टूडेंट, उसके बेस पे ये क्वेश्चंस है, और ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। रेंट एंड रेट्स है, मैंने ये 4 ऑप्शंस दिए, तो उसमें से कौन सा उसका प्रॉपर बेसिस है, मतलब कौन से बेस पे तुम उसको डिवाइड करते हो। तो दिस ये पर्टिकुलर टेबल अगर याद रखा तो ये क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। जैसे कि रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस है तो फ्लोर एरिया वाइज, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑब्वियसली सेल्स वाइज, कैरेज इनवर्ड, वर्ड क्या है इनवर्ड, मतलब वो परचेज वाइज होगा। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट्स के लिए फुल ये टेबल है जो यहाँ पे वो उसमें से क्वेश्चंस दिए, तुम्हें सिर्फ आंसर लिखना। तुम्हें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन will be divided on the basis of what, और ये 4 मैंने ऑप्शंस दिए, तो उसमें से तुम्हें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, यस और नो? ये वाला क्वेश्चन करोगे क्योंकि ये थियोरेटिकल है, जो Yes, मैंने किया उसके बेस पे। सेम ये क्वेश्चन भी तुम्हें खुद से ही करना है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है तो तुम्हें सिर्फ उसके बेसिस लिखना है। एग्जाम में कैसा होगा, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग लिखा है, मैंने लिखा है फ्लोर एरिया, सेल, परचेस और एसेट्स। अगर लेक्चर एंड हुआ तो वापस रिजॉइन हो जाना। ओके, नाउ ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है स्टूडेंट, ऑफ योर डिपार्टमेंटल कंपनी फाइनल अकाउंट का। तो नाउ अगर तुम देखोगे ना तो देखो फॉर्मेट पूरा सेम है, पर्टिकुलर्स में जो इंफॉर्मेशन लिखा है, जैसे कि ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, ट्रेडिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल, मतलब इतना वो ट्रेडिंग अकाउंट है और ये पीएनएल है, उन्होंने दोनों ट्रेडिंग एंड पीएनएल साथ में दिया हुआ है। ट्रेडिंग एंड अकाउंट में जो तुम पहले लिखते थे उससे ट्रेडिंग अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो जो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में वही, सिर्फ तुम देखोगे जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे स्टूडेंट उतने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे। अगर मेरी कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, विल ड्रॉ और 3 कॉलम एंड टोटल का कॉलम, 4 कॉलम और टोटल का कॉलम। वैसे सिर्फ कैसे करोगे, अगर क्वेश्चन में जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, जो तुम्हारा सेल्स दिया है मुझे 2400, सेल्स कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग, डेबिट और क्रेडिट। सेल्स कहाँ पे जाता है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है तो कहाँ पे जाएगा, ये Miss एडवर्टाइजमेंट Profit and Loss में प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट डेबिट में तुम लोग डायरेक्टली क्या लिख देते थे 2400, यहाँ पे क्या करोगे, 3 कॉलम का डेबिट साइड बनेगा, 3 कॉलम का क्रेडिट साइड, तो यही लिखोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बेसिस में लिखोगे सेल्स, फिर ए कॉलम में 1200, बी में 800, 400 और 2400। वो कैसे जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे जैसे देखो तुम यहाँ पे कहीं पे दिया होगा, देखो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो डिवाइड करके अमाउंट है उतनी कॉलम में लिखने का, और ये टोटल करने का। तो ये फॉर्मेट है ऑफ योर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। इसकी बेस पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैं बोलती हूँ रिपेयर्स ऑन वर्कशॉप कॉस्ट विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। तो जैसे नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में भी वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं कि कौन कहाँ पे उसकी पोस्टिंग होगी। फुल फ्लैश फाइनल अकाउंट स्टूडेंट नहीं आ सकता बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एमसीक्यू टाइप एग्जाम है, तो वहाँ पे मैं तुम्हें फाइनल अकाउंट नहीं दे सकती हूँ, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ बिकॉज वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेमेस्टर में ये चैप्टर यूजफुल होगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये पोस्टिंग तो वैसे भी आता है, जो हमने नॉर्मल ट्रेडिंग फाइन पीएनएल में किया था वो ये, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट उतना याद रखना है, जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के कॉलम ड्रॉ करना है और टोटल का कॉलम। नाउ ये सारी चीज तो क्या थी, वेरी कॉमन था कि हम लोग कर सकते, डिवीजन कर सकते, बट अब मैं कोई कोई बार क्या होता है, मुझे
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए का जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ वो मुझे बी के लिए यूज होगा, और बी के लिए जो यूज हुआ, बी ने जो प्रोडक्शन किया वो ए के लिए यूज हो रहा है, तो दैट इज नोन एज एन डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो ऑब्वियसली जब मैं डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर रही हूँ तो मुझे कैसी एंट्री करनी होगी, जो डिपार्टमेंट सेंड कर रहा है वो डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट दोनों साइड एंट्री होगा। डिपार्टमेंट ए का, फॉर एग्जांपल मैंने डिपार्टमेंट ए से कोई गुड्स परचेज किया, तो डिपार्टमेंट ए का गुड्स कम हो रहा है, तो डिपार्टमेंट ए अपनी क्रेडिट से लिखेगा बाय गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सो एंड सो। तो ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट, यहाँ पे बी का दिया, देखो ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बी को आएगा क्योंकि बी ने ट्रांसफर किया है, बट सेम टाइम पे वो परचेज किया है तो रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। दिख रहा है ये एंटर दिख रही है, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए, मतलब ए ने क्या, बी ने क्या किया, अपना गुड्स ट्रांसफर किया ए डिपार्टमेंट को, तो ए डिपार्टमेंट ने किसके पास से रिसीव किया, बी से, उसके लिए उसका नंबर ऑफ गुड्स बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ रहा है, उसके लिए ट्रेडिंग के डेबिट साइड गया। सेम टाइम पे बी डिपार्टमेंट का उतना गुड्स कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए, कौन से कॉलम में अमाउंट गया, बी के, यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीट फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, और अमाउंट किसके कॉलम में गया, ए के कॉलम में। समझ में आ रही है, ये ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट की एंट्रीज है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर टू फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, अमाउंट दिया है, ये डिपार्टमेंट ए बी एंड सी है, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है इसके पहले ना स्टूडेंट कुछ इंफॉर्मेशन है, ये क्या है पता है। अब हाँ, ये इतना तुम्हें पता चल गया कि ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए हो सकता है, बी हो सकता है, बट अगर मैंने ए को बी, ए ने जो बी को ट्रांसफर किया या बी ने जो ए को ट्रांसफर किया, इट इंक्लूड्स योर प्रॉफिट। जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरा सेल्स का अमाउंट है 10,000, मैंने 10,000 वही प्राइस का गुड्स मैंने बी को ट्रांसफर किया, तो तुम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कंपनी ए की है तो वो प्रोडक्ट ट्रांसफर करने पे तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि तुम मेरी ही कंपनी में मैं ट्रांसफर करूँ तो मुझे प्रॉफिट कहाँ से मिलने वाला है, और ऑलरेडी हम लोग सेल्स में प्रॉफिट का अमाउंट ऐड करते हैं, तो जो अमाउंट, जो प्रोडक्ट मैंने किसी सेम डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, दैट मीन्स वहां से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो जितना भी ट्रांसफर होता है उसमें से जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो हम लोग माइनस करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। नाउ तुम क्वेश्चन में पूछ सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय द डिपार्टमेंट प्रॉफिट ऑन अ ट्रांसफर ऑफ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंटल गुड्स, दैट मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट व्हेन यू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ अ सेम कंपनी। जो भी सेम कंपनी है वो सेम कंपनी के डिपार्टमेंट में तुम गुड्स ट्रांसफर करते हो स्टूडेंट, तो ना तुम्हें कोई प्रॉफिट होता है ना ही तुम्हें कोई लॉस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। अब समझो मेरा और तुम्हारा कंबाइन कंपनी है, एक ही कंपनी है, तो मैंने जो गुड्स तुम्हें दिया है और तुमने जो गुड्स मुझे दिया है, वहां पे सेल्स का अमाउंट में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है, बट एक्चुअल में वहां पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, बिकॉज मेरी ही कंपनी का गुड्स मेरे उसमें ट्रांसफर होता है, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, दैट इज नोन एज एन योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यहाँ पे ना ऊपर एक इंफॉर्मेशन दिया, अमाउंट इंक्लूड्स 50% ऑफ 50% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो सेल्स के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो देखो एक मिनट का, अगर मैं बोलती हूँ मेरे 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट 50% है, तो प्रॉफिट कितना होगा 50, और सेल्स कितना होगा 150 होगा, राइट। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन के ऊपर इंफॉर्मेशन में दिया है कि इंक्लूड्स 50% प्रॉफिट ऑन अ सेल्स, तो सेल्स के ऑन अ कॉस्ट, तो प्रॉफिट के अंदर ये प्राइस में 50 रुपीज का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, दैट मींस वो कितना होगा 150, तो मुझे डिपार्टमेंट बी को 45,000 का सेल किया, ये कितना है तुम्हारा 45,000, तुम्हें अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ योर जितना प्रॉफिट है वही प्रॉफिट तुम्हारे लिए अनरियलाइज्ड होगा,
और क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस पे ही दिया है, मतलब जो अमाउंट दिया वो कॉस्ट है, तो वहां पे ना ही तुम्हें अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। जब वो ट्रांसफर सेल्स प्राइस पे होता है तो ही तुम वो अनरियलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डिपार्टमेंट ऑलवेज ट्रांसफर करता है ऑन अ सेल प्राइस, बिकॉज वो अगेन कॉस्टिंग पे नहीं जाता है। वो जो सेल प्राइस है वो डायरेक्टली लिखते हैं। बट वो जब ऑडिट होता है तो तुम्हें प्रॉब्लम होता है, बिकॉज डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। नाउ अगर मुझे ये अमाउंट फाइंड आउट करना है तो तुम कैसे करोगे स्टूडेंट? 45,000 इंटू 1 इंटू 50 डिवाइड बाय 150। कितना आ रहा है अमाउंट? 15,000। करके देखो एक बार। इक्वल टू 45,000 into 150, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 45,000 into 50 डिवाइड बाय 150, 15,000 आ रहा है। तो ये 15,000 वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, तो ये वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। डिपार्टमेंटल सी को यहाँ पे वो 42,000, तो 42,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे लिखा है प्रॉफिट का अमाउंट। मैं इसके आगे का पिक्स शेयर कर देती हूँ तो मैं समझ में आएगा वहाँ पे 20 क्यों लिया है। पेज नंबर 2 में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि वो 20 क्यों लिया है, क्वेश्चन में ही दिया है वो इन्फॉर्मेशन।